वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज की जो इब्तिदा में बेआवाज़ होता है लेकिन जब बोलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मैदे के कैंसर की, जिसको स्टोमिक कैंसर कहते हैं। क्या मामूली बदहज़मी, सीने की जलन या भूख का कम लगना इस खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकते हैं? हम आज के इस सेगमेंट में ये हक़ाइक़ जानेंगे और एहतियातें और जदीद जो इलाज के तरीके हैं वो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं वो इस मौजू पे आज हमें सब चीज़ें क्लियर करेंगे क्योंकि ये जब मर्ज़ बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। और फिर क्या इसके इलाज हैं, क्या हम सर्जरीज़ वगैरह करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो डॉक्टर अब्दुल्ला गैस्ट्रोलॉजर ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या है इस बीमारी के, मैदे के कैंसर के हवाले से। देखिए जी, बात यह है कि सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये हो रहा है कि सारी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में तो हम ये देख रहे हैं कि कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है। मेदे के कैंसर की शरह, आंतों के कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पे अगर हम आंतों की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग का होना, पखाने के रास्ते से खून का आना, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है जो कि अक्सर इग्नोर कर दी जाती है और लोग इसको बवासीर लेबल कर लेते हैं और मुख्तलिफ हकीमी इलाज और अच्छा। मुख्तलिफ फक्कियाँ लेते रहते हैं, यहाँ तक कि कैंसर बढ़ जाता है। काबिल इलाज स्टेज से शुरू होके ना जब तक वो डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं, ना काबिल इलाज सिम्टम्स तक हो जाता है। तो ये तो रही बड़ी आंत के कैंसर की। जो रहा मैदे का मामला, मैदे में कई मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ कमज़ोरी और वज़न की कमी, खून की कमी होने लगती है, जिसको मरीज़ समझता है कि शायद मैं खाना नहीं खा रहा, शायद मैं हज़म नहीं हो रहा, मुख्तलिफ दवाएँ लेता रहता है। बाज़ औक़ात उल्टियाँ ऐसी होती हैं जो कि उल्टियाँ बंद होने का नाम नहीं लेती और वो दवाएँ ले के यानी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास उस वक़्त तक मरीज़ आ रहे हैं, जबकि बिल्कुल मर्ज़ ज़्यादातर यानी इलाज से तजावुज़ कर चुका होता है। इसलिए खून की कमी हो, पखाने से खून आए, वज़न लूज़ हो रहा हो और मुस्तकिल उल्टियाँ हो रही हों, इन साइंस को किसी हाल में भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरी तौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करके मुनासिब तशख़ीस की जो चीज़ें हैं, उन पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुल्ला साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वॉमिट होता है और मोशंस होते हैं, वो स्टमक का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास भी कोई लोग चले जाते हैं। सो क्या ये अलामात भी उसी ज़ुमरे में आती हैं? नहीं। देखिए बात ये है, ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मुख्तलिफ तरीके से है। एक बात ये हुई कि जी किसी ने बाहर का खाना खा लिया, कोई कहीं गया हुआ था, उसको कुछ दिन के लिए उल्टी मोशन आ गए और उसने कुछ दवा खा ली, वो सही हो गए। ये कोई मसला नहीं, ये तो रोज़ाना के हिसाब से हम रोज़ाना देखते रहते हैं। कोई हमारे यहाँ आपको बताइए कि हाइजीनिक फूड जो है वो कितनी कमी उसकी है, अनहाइजीनिक चीज़ें बहुत होती हैं इस्तेमाल, उस अनहाइजीनिक की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम उस डायरिया की बात कर रहे हैं जो कि मुस्तकिल हो और जिससे वज़न की कमी हो जाए, दवाएँ उस पर कारगर साबित ही ना, उस उल्टी की बात कर रहे हैं जो कि उल्टियाँ लगी हों, मुख्तलिफ किस्म की दवाएँ भी खा ली हों, साथ में वज़न की कमी हो गई हो और वो उल्टी असल में वो उल्टी यूँ होती है, ये जो आपने जिस जी। डॉक्टर साहब जरासीम आ गया, उस जरासीम ने उल्टी मोशन कर दिए। हम जिसमें जी, जी जो जी कैंसर वाली उल्टी है, वो होती है कि मैदे का मुँह बंद हो जाता है और फिर उल्टी जो शुरू होने लगती है, वो वाली उल्टी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि फिर इसके क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, किस तरह से इससे बचाव मुमकिन है? देखिए जी, बात ये है कि ये स्टडीज़ में बड़ी-बड़ी रिसर्चेज़ हुई, उसमें देखा गया कि जी आंतों का कैंसर की वजह यंग में क्यों हो रही है और जो वजह सामने आई वो बड़ी अजीब है। आप देखिए स्मोकिंग यानी सिगरेट अच्छा। नोशी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स में बढ़ता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आंतों के कैंसर का। ऐसे ही प्रोसेस्ड रेड मीट, जो प्रोसेस्ड मीट होता है, आजकल आप देखिए नगेट्स और इस किस्म की जनाब बहुत सारी चीजें जो कि प्रोसेस्ड मीट है कि जनाब आया तल लिया खा लिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्लास 1 कार्सिनोजन कह रहा है। क्या मतलब कि वो मीट, वो गोश्त जिस पर केमिकल्स का इस्तेमाल होकर उसको प्रिजर्व किया गया, ये कैंसर का बहुत बड़ा सबब हो सकते हैं। ऐसे ही मोटापा, एक्सरसाइज का ना करना और यानी
सिगरेट नोशी जैसे कि मैंने अर्ज किया, शुगर, ये सारी की सारी चीजें आजकल आप देखेंगे कि पॉपुलेशन में बढ़ती चली जा रही हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं बड़ी आंत के कैंसर के। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी डाइट को, खासतौर पे गोश्त खाना है भाई, खुद ही खरीद के खुद ही पका के खा लीजिए, ये प्रोसेस्ड मीट ना लीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मोटापा पेट पर ना होने दीजिए। ये मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिसमें अब तो ये रिसर्च से साबित हो गया कि कोलन कैंसर भी, यानी मोटापा कोलन कैंसर का भी बड़ा सबब है। तो इन चीजों से अवॉइड करें। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, कभी भी पखाने के रास्ते से खून आए, हम ये कहते हैं जैसे मुंह से एंडोस्कोपी होती है, ऐसी स्टूल के रास्ते से स्कोप डालते हैं, कोलोनोस्कोपी करके जरूर देख लें। सिवाय कि अंधेरे में तीर चलाते रहें कि जी बवासीर है या फलाना है। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक हमारे प्रोफेसर साहब जिन्होंने हमें पढ़ाया, डॉक्टर, और वो अपने आप को खून पखाने से आता रहा और वो यही समझते रहे कि बवासीर है। जब कुछ अरसा गुजर गया, फिर उनकी कोलोनोस्कोपी हुई और उसमें पता चला कि वो कैंसर है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसी में ही उनका इंतकाल हो गया। पखाने से खून आना बहुत अहम वजह है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लाजमी कोलोनोस्कोपी करा लेनी चाहिए देखने के लिए कि क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली मैं बुजुर्ग लोगों की बात कर रहा हूँ, कि जब उनको मैदे के कुछ मसाइल होते हैं तो वो एंडोस्कोपी की तरफ नहीं जाते। वो कहते हैं कि ये तकलीफ दे अमल है। तो एंडोस्कोपी के अलावा तो कोई और मेरा ख्याल तरीका नहीं है कि जिससे पता चल सके कि कैंसर है नहीं है? इस हवाले से थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, बात यह है कि मैदे के हर मर्ज में एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर ये अलामात मिसाल के तौर पर किसी को तेजाबियत हो रही है, गैस हो रही है, वजन की कमी नहीं हो रही, थोड़ी बदहजमी हो रही है, तो इस पेशेंट को एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। एंडोस्कोपी की जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिसमें, जो मैंने अर्ज किया, कि मुस्तकिल उल्टी हो, खून की कमी हो, खाना फंस रहा हो, तब हम एंडोस्कोपी कराते हैं। और एंडोस्कोपी का अमल बहुत ही सादा और बहुत ही आसान अमल है। हर पेशेंट की एंडोस्कोपी हो सकती है, बशर्ते कि करने वाले को एंडोस्कोपी आती हो, ट्रेंड हो। इसमें कोई खतरा नहीं है। हल्की सी नींद का इंजेक्शन देकर किया जाता है। 3 से 5 मिनट का अमल है, मरीज को पता भी नहीं चलता। और एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, कोई ऑपरेशन नहीं है। लोग हमारे यहाँ, आपको बताइए कि इतनी वहमों का शिकार होते हैं कि जी फलाने की हुई थी और उसको ये हो गया, और फलाने की हुई थी, फलाने की एंडोस्कोपी हुई थी, उसको कैंसर हो गया एंडोस्कोपी से। भाई कैंसर तो पहले से मौजूद था, एंडोस्कोपी ने तो सिर्फ उसको देखा। ये तो सिर्फ एक टेस्ट है जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, इंतहाई मासूम किस्म का टेस्ट है। इसमें कोई साइड इफेक्ट इसके होते ही नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस मर्ज की तशखीस किस तरह से हो सकती है? मतलब किस तरह और किस लेवल पर जाके पता चल सकता है कि इस शख्स को कैंसर हो गया है, वो भी मैदे का? देखिए जी, सबसे पहले तो मरीज आता है, अलामतों का इजहार करता है। इन अलामतों पर हम याद रखिए, कैंसर कहीं का भी हो, सर के बाल से पांव के नाखून तक का कहीं का भी कैंसर हो, उसके लिए बायोप्सी लाजमी होती है। बायोप्सी का मतलब क्या है कि वो छोटा सा सैंपल लिया और उसको लेबोरेटरी में जमा कराया, और उसमें वो देखते हैं कि कैंसर है, अगर है तो कौन सा वाला है। हम इस अमल को एंडोस्कोपी के जरिए से करते हैं। हम एंडोस्कोपी करते हैं मुंह के रास्ते से, या जो स्टूल के रास्ते से कोलोनोस्कोपी करते हैं। और वो देखने में इतना वाजे होता है कि वो देखने में ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये चीज है। उससे फिर हम सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल को लेबोरेटरी में, मुस्तनद लेबोरेटरी में जमा कराते हैं। वो उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से, और वो कैंसर का पता चल जाता है। फिर उसकी स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग का मतलब ये है कि फिर उसका सीटी स्कैन कराकर देखते हैं कि इसका फैलाव कितना है। अगर उसका फैलाव कम होता है तो वो काबिल इलाज होता है। अल्लाह ना करे अगर वो जिगर तक और फेफड़ों वगैरह तक पहुंच गया, बस तो फिर समझ लीजिए कि ये गया, यानी ये मरीज बस चंद दिनों का मेहमान है। बिल्कुल ऐसी है। और इसको सर, अब जिस तरह आपने इसकी तशखीस के हवाले से बात की, अब क्या क्या, जिस तरह तम्बाकूनोशी के हवाले से तो आपने बात कर ली है, क्या और मजीद एहतियात हमें करनी चाहिए ताकि हम इस मर्ज से दूर रहें? देखिए जी, बात यह है कि अगर फैमिली में किसी को ये कैंसर हुआ हो तो फिर बेहतर है, यानी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 50 साल की उम्र से पहले अगर सिम्टम्स न भी हों, फैमिली में हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तो पखाने के रास्ते से बड़ी आंत का मुआयना करवा लिया जाए एहतियातन। फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं है, अगर हम ये सिगरेट की जैसे बात की, वो यानी एक्सरसाइज डेली करना, प्रोसेस्ड मीट से बचना, यानी कि ये इस तरह के जो मीट जो बाजार में मिलते हैं, दुकानों पर मिलते हैं, उससे बचना, मोटापे को बर वक्त
यानी उसको उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करके मोटापे को कम करना, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना, ये सारी की सारी, अल्लाह ना करे अल्कोहल भी रिस्क फैक्टर है इसका। तो इन चीजों पे अगर हम यानी उमूमी तौर पर अमल करें, इसकी शरह अच्छी खासी कम हो जाएगी जितनी इस वक्त है कैंसर की। सही हो गया। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो इलाज जिन मरीजों का आप कर रहे हैं, कितने अरसे तक जी ये जी। मरीज ठीक हो जाता है इस कैंसर से, और लेकिन मुकम्मल जी, बहाली हो उसमें जाती तो है एक मरीज की? आप यकीन माने, जिन ऐसे मरीजों को हमने देखा, हमने ग़िज़ा की नाली के बाज़ पेशेंट्स थे, उनको कैंसर था, यानी मैंने ही उनकी एंडोस्कोपी की थी, पहले मैंने ही डायग्नोज किया, उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुई, और फिर तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद हमने एंडोस्कोपी की। ऐसे भी मरीज थे जिनका कैंसर का कोई अता पता ही नहीं था कि था भी। अल्लाह ताला ने बगैर ऑपरेशन के उनको सही कर दिया। तो अगर मर्ज की तशखीस इब्तिदाई मरहले में हो जाए तो चंद साइकिल कीमोथेरेपी की लगती हैं, बाज़े कैंसर्स में रेडिएशन होती है, बाज़ों में सर्जरी होती है, बाज़ों में दोनों होती है। अगर मर्ज अपनी महदूद है तो ये मुकम्मल ठीक हो जाया करता है। तो बात वही है कि तशखीस को देर न करनी चाहिए, और यानी चंद साइकिल्स कीमोथेरेपी की, सर्जरी और बाज़ औक़ात कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद भी मिलती है। चंद महीनों का ये अमल होता है और उसमें मुकम्मल मरीज सही हो जाता है, अगर जो कैंसर है वो लोकलाइज्ड हो, यानी महदूद हो, फैला हुआ ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आपने आज इन डिटेल डिस्कशन की है स्टोमक के हवाले से, स्टोमक कैंसर के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको इसकी समझ भी आई होगी। और अगर आपको इस तरह का कोई, तो आपने देर नहीं करनी है, आपने जल्दी से एंडोस्कोपी करवानी है, बायोप्सी करवानी है, और उसके बाद अगर आपकी तशखीस जल्दी होती है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो तब ही आप इस मर्ज से बच सकते हैं। अगर आप तशखीस में लेट करें और लेटर स्टेज में जाके आपको पता चलेगा, से अगला लेवल आ जाएगा, तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल होगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं।